डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बेटा जेड इफेक्टिव के अंदर हम आगे मूव करते हैं। हमने जेड इफेक्टिव के अंदर सूत्र देखा था, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। अब और जेड इफेक्टिव के अंदर क्या क्या मेन बातें हैं उनको हम आइए चल डिस्कस करते हैं। अब यहां पर देखें बेटा, समान कोश के लिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम। अब जब समान कोश की बात करी जाएगी तो समान कोश के लिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहां पर एस, पी, डी और एफ, इसमें बेटा ये ऑर्डर बताया गया है कि सर्वाधिक परिरक्षण प्रभाव एस का होता है, उससे कम पी का होता है, उससे कम डी का होता है और सबसे कम एफ का होता है। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? इसके पीछे रीजन है भेदन क्षमता। अब पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि भेदन क्षमता का मतलब क्या होता है। भेदन क्षमता का मतलब यह होता है कि कौन सा उपकोष नाभिक के ज्यादा निकट है, मतलब नाभिक से निकटता को बताया जाता है भेदन क्षमता। मतलब यदि हम किसी परमाणु की बात करें और किसी परमाणु को यदि हम बाहर से देखें तो ऐसा कौन सा उपकोष होगा जो कि अंदर की तरफ भेदा हुआ होगा, मतलब नाभिक की तरफ उसकी निकटता अधिक होगी। तो सीधी सी बात है, इसको हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि हमें ये बात पता है पहले से कि जो एस उपकोष होता है वो नाभिक के सबसे नजदीक होता है, उसकी निकटता सर्वाधिक होती है। उससे थोड़ा दूर पी होता है, उससे थोड़ा दूर डी होता है और उससे थोड़ा दूर एफ होता है। अब चूंकि जो उपकोष नाभिक के नजदीक होगा, ऑटोमेटिकली वो नाभिक के नजदीक होने के कारण दूरी कम होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन जो है उन पर आकर्षण की संभावना ज्यादा बन जाएगी। और जब यदि कोई इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में बैठा होता है तो एस उपकोष के अंदर हमें बात जानते हैं कि एस उपकोष का आकार सबसे छोटा होता है। तो जब एक बहुत छोटे से आकार के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगने वाला जो प्रतिकर्षण का बल है उसका मान बहुत अधिक हो जाएगा। एस उपकोष के मुकाबले में यदि हम पी उपकोष की बात करें तो पी उपकोष का आकार बड़ा होता है। आप जानते हैं उसका आकार एक डब्बल की तरह होता है। तो चूंकि उसका आकार बड़ा हो गया है और बड़े आकार के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका बड़े आकार में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगने वाला जो भी बल है, अर्थात जब हम यहां प्रतिकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो उसका मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिमिलरली हम देख सकते हैं बेटा डी, जब डी उपकोष है उसका आकार और भी बड़ा होगा। जब उसका आकार और भी बड़ा होगा तो जब इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएगा तो एक बहुत बड़े आकार में जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व उसका और भी कम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व उसका और भी कम हो जाएगा अर्थात उसके द्वारा लगने वाला परिरक्षण प्रभाव भी कम हो जाएगा, उसके द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल भी कम हो जाएगा। और सिमिलरली हम एफ उपकोष के बारे में कह सकते हैं कि इन चारों उपकोष के अंदर एफ उपकोष का आकार सर्वाधिक होगा। सबसे बड़ा आकार होने की वजह से जब उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बहुत बड़े आकार में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन का घनत्व हो जाएगा बहुत ही कम। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ही कम हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल का मान है वो भी बहुत ही कम हो जाएगा, अर्थात उसके द्वारा लगने वाला परिरक्षण प्रभाव का बल भी बहुत कम हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि ये सब बातें करी जा रही है समान कोश के लिए, समान कोश के लिए बात करी जा रही है। क्योंकि जब कोश संख्या अलग अलग है तब तो हम देख ही चुके थे कि जो बाह्यतम कोश है उसके लिए nth कोश अगर हम माने तो उसके लिए सिग्मा का मान 0.35 आता है पर इलेक्ट्रॉन। अगर n-1 है तो उसके लिए वैल्यू आता है 0.8, अगर n-1 है तो उसके लिए वैल्यू आता है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। अगर n-2 या उससे और अधिक कम है तो उसके लिए मान क्या आता है? 1 पर इलेक्ट्रॉन। परंतु यहां पर बात करी जा रही है कि जब कोश संख्या समान है, और कोश संख्या समान होने का मतलब क्या है? हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा जब n का वैल्यू सेम है, जब n का वैल्यू सेम होगा, जैसे अगर यदि हम बात करें बेटा कि फोर्थ सेल चौथे कोश के अंदर 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। अब यदि हमें इन चारों के बारे में देखना है कि किसका परिरक्षण प्रभाव अधिक है तब हम इस फैक्टर को अप्लाई करेंगे। तो आपने देखा बेटा कि एस उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक है, इसके कारण इसके द्वारा लगने वाला परिरक्षण प्रभाव भी सर्वाधिक होगा। जबकि एफ उपकोष का आकार बहुत बड़ा होने की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन फैल जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम होने की वजह से उसके द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल अर्थात जो परिरक्षण प्रभाव है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसके अंदर आप इस तरह से याद रख सकते हैं बेटा कि जो एस और पी उपकोष होता है उसके द्वारा लगने वाला जो परिरक्षण प्रभाव है उसको हम बोलते हैं प्रबल। ये बहुत प्रबल बल होता है बेटा। इनमें से आप देख सकते हैं एस जो होगा प्रबलतम होगा। इसके अंदर बेटा यदि हम डी और एफ की बात करें तो जो डी और एफ वाले हैं इनको बोला जाता है दुर्बल, इनको बोलेंगे बेटा हम क्या? दुर्बल। और यदि हम डी और एफ के अंदर बात करें तो एफ उपकोष जो है वो तो लगभग ना के बराबर लगाएगा, अर्थात उसका परिरक्षण प्रभाव तो हम नगण्य मान करके चलेंगे। तो इस प्रकार से परिरक्षण प्रभाव को बताया जा सकता है उपकोष के आधार पर भी जब हमें समान कोष दिया हुआ हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप याद करके चलेंगे। आगे जब हम और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको हम वहां पर अप्लाई करते हुए चलेंगे, इसका यूज करते हुए चलेंगे तो आपको बातें और समझ में आएगी कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा भिन्न आयनों के लिए जेड इफेक्टिव। अब अभी तक बेटा हमने किसी आयन के लिए बात नहीं करी थी, अब हम क्या करेंगे? आयन के लिए बात करेंगे।
अभी तक तो हमने क्या करा था, किसी उदासीन परमाणु, सामान्य परमाणु के बारे में बात करी थी। यदि हम आयनों के बारे में बात करें तो आयनों के लिए Z इफेक्टिव किस तरीके से बताया जा सकता है। अब आप एक बात कॉमन सेंस से सोचे बेटा कि यदि नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यदि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो यदि उसका धनात्मक मान बढ़ेगा तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित ज्यादा करेगा। जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतना ही अधिक क्या होगा, Z इफेक्टिव, उतना ही अधिक क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्योंकि नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब यही है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल आकर्षण बल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो कॉमन सेंस से ये बात समझी जा सकती है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, धनात्मक आवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण है वो भी बढ़ेगा। और जब आकर्षण बढ़ेगा इसका मतलब उसका Z इफेक्टिव का मान भी बढ़ेगा। इसलिए यहां पर यह बात बोली जा सकती है कि Z इफेक्टिव जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती होगा किसके, धनात्मक आवेश के। जितना अधिक धनात्मक आवेश होगा उतना ही अधिक क्या होगा, Z इफेक्टिव होगा। अब यदि हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, ऋणात्मक आवेश की बात करें तो सोच के देखते हैं। तो ऋणात्मक आवेश का आने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाना। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में तो प्रतिकर्षण होता है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से प्रतिकर्षण का मान बढ़ जाएगा, और जब प्रतिकर्षण का मान बढ़ जाएगा तो आकर्षण का मान घट जाएगा, और आकर्षण का मान घटने का मतलब क्या हो गया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम हो जाएगा। इस तरह से यहां पर यह बात बोली जा सकती है कि जब नेगेटिव चार्ज अर्थात जब ऋणात्मक आवेश का मान बढ़ेगा तो उसकी वजह से सिग्मा का मान घटेगा, सिग्मा का मान बढ़ेगा, और जब सिग्मा का मान बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव का मान घटेगा। अर्थात यहां पर यह बात बोली जा सकती है कि Z इफेक्टिव ऋणात्मक आवेश के विषमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। तो यहां पर से कॉन्सेप्ट निकल करके आया बेटा कि जब हम कभी आयनों के बारे में बात करेंगे तो Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज के, धनात्मक आवेश के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव चार्ज के, ऋणात्मक आवेश के। अब इस फैक्टर को अप्लाई कहां करना होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस फैक्टर को बेटा हम दो जगह अप्लाई कर सकते हैं। कहां कहां, एक ही तत्व के विभिन्न आयनों के लिए। जब हम कभी एक ही तत्व के विभिन्न आयनों के लिए बात करेंगे तब इसको अप्लाई करेंगे, या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए इसको अप्लाई करेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हैं बेटा, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि आपको बातें और भी क्लियर होंगी। जैसे देखिए बेटा, हम एक ही तत्व के भिन्न आयनों के लिए Z इफेक्टिव का मान किस तरह से बताया जाएगा। जैसे देखिए बेटा, N+N और N-। अब आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 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 तीनों क्या है, एक ही तत्व है। जब एक ही तत्व है तो विभिन्न आयन है, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, एक पर कोई चार्ज नहीं है। तो सीधे इस केस के अंदर हम आवेश के आधार पर बोल सकते हैं कि जब आप इसमें इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो वो Z इफेक्टिव का मान घटता है। अर्थात यहां Z इफेक्टिव का मान लगातार घटते हुए क्रम में बताया जा सकता है। अगला देखें बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति के लिए Z इफेक्टिव क्या होगा। पहली बात तो इस सम इलेक्ट्रॉनिक शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सम और इलेक्ट्रॉनिक। सम का मतलब क्या होता है, समान, बराबर, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी प्रजातियां जिनके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या समान होगी उनको हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जिनके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। तो जब हम सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं तो सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए Z इफेक्टिव किस प्रकार बताया जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक हमारे पास में एग्जाम्पल आया बेटा, H- लिथियम प्लस बेरिलियम +2 बोरोन +3। अब आप एक बात देखें कि ये सब आयन तो हमें दिए हुए हैं, परंतु ये एक ही तत्व के विभिन्न आयन नहीं है। आप देख सकते हैं सभी तत्व अलग अलग हैं। तो ऐसे केस के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या गिननी पड़ेगी। आप देखें बेटा, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव आवेश आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो H- के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम प्लस, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसमें से आप एक घटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरोन +3 में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये सभी संततियां, ये सभी प्रजातियां वो हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं, और 2 इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां होने की वजह से सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन का मान बराबर है, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति बोल सकते हैं। तो जब ये सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति हो गई तब हम क्या करेंगे, हम हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हमने हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या सीखा था बेटा, हमने हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर सीखा था कि Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के। तो आप देख सकते हैं कि लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अर्थात Z इफेक्टिव का मान भी बढ़ेगा। तो Z इफेक्टिव क्रम भी कुछ इस तरीके से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा, N-3 O-2 F- Na+Mg+2।
इन सब में यदि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं तो इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि आप ज्ञात करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां आ जाएंगी। ये सब भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। फिर से वाली बात बेटा, लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव का मान भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बेटा हमने देखा यहां पर कि यदि हमारे पास में एक ही तत्व के विभिन्न आयन दिए हो या फिर हमारे पास में सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का एक समूह दिया हो, उसके केस के अंदर हम डायरेक्टली चार्ज आवेश के आधार पर जेड इफेक्टिव की तुलना कर सकते हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव का मान घटेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन आया कि परिरक्षण प्रभाव किसमें प्रेक्षित नहीं होता है, तो परिरक्षण प्रभाव कौन प्रेक्षित नहीं करेगा? तो परिरक्षण प्रभाव दिखाने के लिए क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जिस प्रजाति के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे, वही प्रजाति ऐसी होगी जो कि परिरक्षण प्रभाव को प्रेक्षित नहीं कर सकता। तो हम सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं बेटा। हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा? 2। इसमें से एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 1, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम प्लस 2 का परमाणु क्रमांक 3, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन बची। हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसमें होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप एक बात देखें बेटा कि ये सब जो एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? ये सब टेस्ट इलेक्ट्रॉन की तरह वर्क करेंगे। ये सब टेस्ट इलेक्ट्रॉन टारगेट इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करेंगे। तो जब ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन टारगेट इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करेंगे तो इसका इन इलेक्ट्रॉन का खुद पर लगने वाला परिरक्षण प्रभाव तो शून्य हो गया, और इन इलेक्ट्रॉन के अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर बचा भी नहीं है। अर्थात ये बात कही जा सकती है कि चूंकि इन तीनों ही प्रजातियों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जो वो इलेक्ट्रॉन है वो खुद ही टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बचे हुए नहीं होने की वजह से इन सभी पर परिरक्षण प्रभाव शून्य माना जाएगा। अर्थात इन तीनों के लिए ही सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? 0। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा कि सभी में। हमारा आंसर क्या जाएगा? 4th ऑप्शन। हमारा आंसर गया 4th ऑप्शन। इस प्रकार से हम इसके सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जेड इफेक्टिव का सही क्रम होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जेड इफेक्टिव का सही क्रम होगा, तो देखते हैं क्या बात है। CO+2 CO+3, ये हमें विभिन्न ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अब चूंकि आप बेटा यहां पर देख सकते हैं कि हमें यहां पर आयन दिए हुए हैं, तो आयन के अंदर हमने बताया आपको 2 कैटेगरी बनेगी। पहली कैटेगरी तो क्या बनती है? जब एक ही तत्व के विभिन्न आयन दिए हों। दूसरी कैटेगरी क्या बनती है? जब हमारे पास में सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हों। तो हम दोनों कैटेगरी के हिसाब से चेक करके देखते हैं, हमारे दोनों कैटेगरी के हिसाब से आंसर जरूर बैठेगा। हमने देखा बेटा कोबाल्ट, कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+3, ये सब क्या है? ये सब एक ही तत्व के विभिन्न आयन है। इसके अंदर लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अर्थात जेड इफेक्टिव का मान भी बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव का सही क्रम क्या होगा? तो बेटा पहला वाला ऑर्डर तो हमारे हिसाब से सही आंसर चला जाना चाहिए। चलिए बाकी ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं। कैल्शियम+2, K+, अब स्कैंडियम+3। अब यदि आप इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन की गणना करें बेटा, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। 20 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम+2 में 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, एक आपने इलेक्ट्रॉन हटा दिया, यहां बचा 18। स्कैंडियम का 21 होता है, 3 घटा दिया, बचे कितना? 18। इसका मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, अर्थात ये सभी के सभी क्या हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं। अब सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के अंदर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव का मान भी बढ़ेगा। अर्थात यदि हम जेड इफेक्टिव की बात बताना चाहें तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होना चाहिए कि K+ से अधिक होना चाहिए कैल्शियम+2 का, और उससे अधिक होना चाहिए स्कैंडियम+3 का। पर ये तो हमें आंसर में यहां पर दिया हुआ नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास में गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, I+, I और I-, ये सब क्या है? एक ही तत्व आयोडीन के विभिन्न आयन है। इसके अंदर लगातार नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, अर्थात यहां जेड इफेक्टिव का मान तो घटना चाहिए था, परंतु ये भी आंसर फिर इस प्रकार से नहीं हो सकता। सिमिलरली देखें बेटा आप O- O और O-2। अब O- और O के अंदर एक्चुअल में ऑर्डर क्या होना चाहिए जेड इफेक्टिव का? तो O का अधिक होना चाहिए, फिर O- का होना चाहिए, फिर O-2 का होना चाहिए। कारण आप समझ सकते हैं, ये सभी एक ही तत्व के विभिन्न आयन है, लगातार नेगेटिव आवेश बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव का मान घटेगा। अर्थात हमारे पास में 4th ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर जाना चाहिए। हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस की। अब हम बात करेंगे बेटा परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस की। अब हम बेटा एक एक करके सभी गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहला गुणधर्म जो हमारे पास में आया है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस टॉपिक से एग्जाम में सवाल पूछे जाते रहे हैं, कभी 1 सवाल कभी 2 सवाल, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा इसको। परमाणु त्रिज्या क्या होती है?
परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस। अब पहले तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है इसकी? समपरमाणविक अणु में दो परमाणु के मध्य अंतरनाभिकीय दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाती है। दोबारा देखिएगा, समपरमाणविक अणु में एक ऐसा अणु जो कि समपरमाणविक है, अर्थात जिसमें दोनों के दोनों परमाणु समान है, जैसे कि हाइड्रोजन H2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, Br2, I2 एटसेट्रा, इस प्रकार के मध्य अंतरनाभिकीय दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी अर्थात दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच में जो दूरी है उसको बोलते हैं बेटा अंतरनाभिकीय दूरी, का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसका आधा परमाणु त्रिज्या कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब बंध के आधार पर परमाणु त्रिज्या को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहली बात तो यहां पर एक बात देखनी है हमें कि परमाणु त्रिज्या को हम अंतरनाभिकीय दूरी के आधार पर क्यों बता रहे हैं। परमाणु त्रिज्या निकालना बहुत आसान हो सकता है। हम जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है, एक गोलाकार होता है। गोलाकार होगा तो हम क्या करें, केंद्र से बाह्यतम जो पॉइंट है, बाह्यतम बिंदु जो है, उसकी दूरी ज्ञात कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका रेडियस मिल जाएगा। पर इतना आसान चीजें होती नहीं है। क्यों नहीं होती? पहली बात तो आप देखें बेटा, हाइजेनबर्ग का नियम आपने सुना होगा बेटा। हाइजेनबर्ग का नियम क्या बोलता है कि किसी भी परमाणु की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती। अर्थात यह है कि इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स दिशा नहीं है, एक फिक्स पॉइंट नहीं है कि यहां पर होगा। इलेक्ट्रॉन ब्लर के रूप में होता है, घूमता रहता है, क्लाउड के रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन का एक बादल होता है। तो पहली बात तो यह कि इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स बाउंड्री होती नहीं है। दूसरी बात, एटम की कोई फिक्स बाउंड्री होती नहीं है। दूसरी बात यदि हम देखें यहां पर, तो किसी भी एटम के अंदर आकार बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही सूक्ष्म आकार होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन को कहां पर होगा, उसकी दूरी क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी गणना करना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अधिकतर परमाणु जो होते हैं वो कमरे के तापमान पर या फिर सामान्य अवस्था के अंदर बंधित अवस्था में होते हैं। बंधित अवस्था में होने का मतलब क्या है? वो कोई बंद बना करके बैठे होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने यदि कोई परमाणु खाली छोड़ दिया जाए तो वो सिंपल परमाणु के रूप में रहेगा। वो फटाफट से क्या कर लेगा बेटा? दूसरे किसी तत्व के साथ यौगिक बना लेगा, कोई अणु का निर्माण कर लेगा। तो ये तीन हमारे सामने सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या करा? साइंटिस्ट ने यह बात देखा कि तत्व जो है वो क्या करता है, वो बंध का निर्माण करता है। तत्व जो है वो क्या करता है? बंध का निर्माण करता है। तो तत्व जिस प्रकार के बंध का निर्माण करेगा उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, उसके अंदर त्रिज्या को डिफाइन कर देंगे। वहां पर रेडियस को उस प्रकार से परिभाषित कर दिया जाएगा, त्रिज्या को इस प्रकार से परिभाषित कर दिया जाएगा। इसलिए यहां पर यह पॉइंट बताया गया है कि बंध के आधार पर परमाणु त्रिज्या को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अब वो श्रेणियां क्या है तो एक एक करके देखते हैं बेटा। परमाणु त्रिज्या को हम तीन प्रकार से देखेंगे। पहला है हमारे पास में सहसंयोजक त्रिज्या। अब ये सहसंयोजक त्रिज्या क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे यहां पर सहसंयोजक त्रिज्या, जिसको कि हम कोवेलेंट रेडियस भी बोल सकते हैं। अब सहसंयोजक त्रिज्या की मतलब क्या है? पहली बात तो ये बेटा कहां होता है? अधातुओं के बीच में होता है। क्योंकि शायद आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऐसा सुना होगा कि अधातु के मध्य जो बंध बनता है वो सहसंयोजक बंध बनता है। वैसे सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, क्यों बनता है, किसके मध्य बनता है, ये सब आगे चलकर हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अभी आप इसके बारे में देखें तो सहसंयोजक त्रिज्या सहसंयोजक बंध के द्वारा बनती है, अधातुओं के मध्य बनता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, कोई दो परमाणु है। लेट अस सपोज ये परमाणु हमारे पास में दिया हुआ ये ए है, ये एक परमाणु ए है और बगल में दूसरा वाला दिया हुआ ये भी क्या है बेटा? ए है। तो जब दो परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध बनेगा तो सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है? अतिव्यापन होना। दोनों को दोनों जो परमाणु है उनके जो कक्षक होंगे वो अतिव्यापन हो जाएंगे, मतलब वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाएंगे, साझा करे जाएंगे, तो कुछ इसके इलेक्ट्रॉन और कुछ इसके इलेक्ट्रॉन मिल करके आपस में इस प्रकार से बंध का निर्माण करेंगे। तो जब इस प्रकार से बंध का निर्माण होगा तब हम इसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो नियम यह बात बोलता है परमाणु त्रिज्या का कि जब हम इन दोनों के नाभिक के मध्य की दूरी को यदि हम हाफ कर दें, आधा कर दें, तब जो हमें मान मिलेगा उसे हम क्या बोल सकते हैं? रेडियस बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं। अब हमने क्या करा बेटा? परमाणु ए और दूसरे परमाणु ए के मध्य की जो दूरी है, इनके नाभिक के मध्य की दूरी को हमने डी बोल दिया। तो यदि आप एक कॉमन सेंस से बात देखें, अगर हम इस दूरी को आधा करें तो आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि यहां से लेकर यहां तक का मान रेडियस के बराबर तो नहीं आएगा, पर अप्रोक्सीमेटली बराबर आ सकता है, लगभग उसके बराबर आ सकता है। भाई एग्जैक्टली बराबर तो नहीं आएगा, पर कुछ ना कुछ तो बराबर आ सकता है। इसलिए हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो रेडियस सहसंयोजक होगा, जिसको कि हम आरसी से भी शो कर सकते हैं बेटा,
आरसी का मतलब होता है कोवलेंट रेडियस या सहसंयोजक रेडियस। वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या होगा बेटा, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा d/2 के, जहां पर d/2 का मतलब क्या होता है, अंतरनाभिकीय दूरी का आधा। इस प्रकार से हम सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में बता सकते हैं। अगला देखते हैं बेटा हम, अगला आया हमारे पास में धात्विक या क्रिस्टल त्रिज्या। अब धात्विक या क्रिस्टल त्रिज्या का मतलब क्या होता है, तो ये धात्विक जैसा कि नाम बोल रहा है धातुओं के मध्य होगा जब धात्विक बंध बनेगा। धात्विक त्रिज्या को ही क्रिस्टल त्रिज्या बोलते हैं। तो बेटा दोनों नाम आप याद रखेंगे, धात्विक त्रिज्या बोले या क्रिस्टल त्रिज्या बोले, बात एक ही है। अब यहां पर देखते हैं क्या है। तो जब कभी कोई दो धातुओं के मध्य बंध बनेगा तो बंध किस प्रकार बनेगा। धातुओं के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर सुना होगा कि धातु वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति नहीं रखते। अर्थात जब कोई दो धातुओं के मध्य बंध बनेगा तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन साझा नहीं होंगे। अधिकतम यह हो सकता है कि दो धातु के परमाणु आपस में चिपक करके सट करके बैठे हो। जैसे आपने देखा है बेटा, कोई सरिया होता है, लोहे की रॉड होती है। अब लोहे की रॉड बहुत मजबूत होती है, तो उसमें क्या होता है, लोहे यानी कि आयरन के सभी परमाणु होते हैं। तो वहां पर जो बंध उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, या फिर हम उसको धात्विक बंध बोलते हैं। अब जब कभी दो तत्वों के बीच में धात्विक बंध बनेगा तो संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब आप देख सकते हैं यहां पर अंतरनाभिक की दूरी को हमने वापस से क्या बताया बेटा, d बताया है। और यदि अब आप इस दूरी को आधा करें, यदि आप इस दूरी को अब आधा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको रेडियस का, त्रिज्या का एग्जैक्टली इक्वल मान, बिल्कुल बराबर मान मिलेगा। तो एग्जैक्टली इक्वल मान मिलेगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं रेडियस धात्विक बराबर क्या होगा, d/2 होगा। रेडियस धात्विक को बेटा हम आर मेटालिक से भी शो कर सकते हैं। यह बात हुई धात्विक त्रिज्या की। अगला देखते हैं बेटा वॉन डेर वाल त्रिज्या। अब वॉन डेर वाल त्रिज्या 3rd नंबर का त्रिज्या है। वॉन डेर वाल त्रिज्या क्या होता है, यह अक्रिय गैसों के बीच तथा अधातुओं के अणुओं के बीच देखा जाता है। कहां पर देखा जाएगा, अक्रिय गैसों के बीच देखा जाएगा या अधातु के अणुओं के बीच में देखा जाएगा। अधातु के परमाणुओं के बीच में नहीं, अधातु के अणुओं के बीच में देखा जाएगा या फिर अक्रिय गैसों के बीच में देखा जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। किस प्रकार होता है देखें आप, यहां पर बेटा आपके सामने दो परमाणु दिए हुए हैं। मान लीजिए कि ये कोई दो क्या है, नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। जैसे एग्जांपल के लिए मान करके चलें कि मान लीजिए आप, ये हमारे पास में क्या है बेटा, नियोन का परमाणु, और ये भी दूसरा क्या है हमारे पास में, नियोन का परमाणु। अब अक्रिय गैस की विशेषता आप सभी लोग जानते हैं। अक्रिय गैस की विशेषता क्या होती है कि अक्रिय गैस आपस में अभिक्रिया नहीं करती। अक्रिय गैस आपस में अभिक्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस के दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा भी नहीं करते। तो अक्रिय गैस के दो परमाणु मिनिमम जिस डिस्टेंस पर आ सकते हैं, मतलब जिस दूरी पर आ जाए उससे अधिक और पास नहीं आ पाए, उस दूरी को हम ज्ञात कर लेंगे। जब कोई दो अक्रिय गैस के परमाणु मिनिमम किसी डिस्टेंस पर आ गए तो हमने उस दूरी को ज्ञात कर लिया। उस दूरी को नाम दिया हमने क्या, d। जब हमने उस दूरी का नाम d दिया तो अब हम इस d को यदि आधा करेंगे, यदि अब हम इस d को आधा करते हैं तब जो हमें यहां रेडियस का मान मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वॉन डेर वाल त्रिज्या या वॉन डेर वाल रेडियस। और ये क्या होगा, हम इसको इस प्रकार बता सकते हैं d/2। यहां पर देख सकते हैं बेटा हम रेडियस वॉन डेर वाल को RVW से या फिर RV से भी शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जितने प्रकार के बंध होते हैं उतने ही प्रकार की क्या होती है, त्रिज्या बता दी जाती है। अब यदि हम इन तीनों त्रिज्या के बारे में देखें, इन तीनों त्रिज्या के बारे में देखें तो कौन सी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, कौन सी त्रिज्या सबसे छोटी होगी, इसको हम कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बात देख सकते हैं इसके अंदर कि धात्विक त्रिज्या जो है उसके अंदर जो त्रिज्या का मान है वो एग्जैक्टली बराबर आएगा जो कि त्रिज्या होनी चाहिए, क्योंकि यहां तो ना कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है ना ही कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा यहां पर कट रहा है। जितनी वैल्यू आनी चाहिए, जो मान आना चाहिए, एग्जैक्टली वही मान आ रहा है। परंतु धात्विक के मुकाबले में यदि हम सहसंयोजक त्रिज्या की बात करते हैं तो सहसंयोजक त्रिज्या में दो अणुओं के बीच अतिव्यापन हो गया। अतिव्यापन हो गया, इलेक्ट्रॉन साझा होने की वजह से जो रेडियस का मान निकल करके आएगा वो एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा कम होकर के आएगा। अर्थात जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है वो हमेशा धात्विक त्रिज्या से कम होगी। और ये बात आप देख सकते हैं वॉन डेर वाल त्रिज्या में, आपको डायग्राम से स्पष्ट हो रहा होगा ये बेटा कि यहां पर जो त्रिज्या का मान निकलेगा ऑब्वियसली वो ओरिजिनल मान से, जो एक्चुअल मान है उसका, उससे अधिक मिलेगा। इसलिए यहां पर यह बात बोली जा सकती है कि सबसे बड़ा त्रिज्या होगा R वॉन डेर वाल, उससे छोटा होगा R मेटालिक और सबसे छोटा होगा R कोवलेंट। सबसे बड़ी त्रिज्या होगी वॉन डेर वाल त्रिज्या, उससे छोटी त्रिज्या होगी धात्विक त्रिज्या या फिर क्रिस्टल त्रिज्या, और सबसे छोटी त्रिज्या कौन सी होगी बेटा, सहसंयोजक त्रिज्या होगी। अब यदि हम इसके अंदर और देखें कि सहसंयोजक त्रिज्या और वॉन डेर वाल त्रिज्या के मध्य में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में क्या संबंध होता है, तो आप देखें बेटा कि रेडियस वॉन डेर वाल जो होता है वो लगभग दुगुना होता है
किसका? रेडियस कोवेलेंट का। वॉन्डरबॉल रेडियस जो है किसी तत्व के लिए वो लगभग दुगना होता है किसके लिए बेटा? कोवेलेंट रेडियस का। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पॉइंट को आप याद रख के चलें। किसी भी तत्व के लिए जो वॉन्डरबॉल रेडियस का मान होता है वो लगभग दुगना होता है किससे? उसके कोवेलेंट रेडियस से या फिर उसके सहसंयोजक त्रिज्या से। इसको एग्जांपल से देखते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल हमने यहां देखा क्लोरीन। अब बेटा देखिए आप यहां पर क्लोरीन का एक अणु है Cl2, यहां पर भी क्लोरीन का एक अणु है Cl2। तो एक अणु और दूसरे अणु के मध्य में किस प्रकार की त्रिज्या बताई जाएगी? यहां पर वॉन्डरवॉल त्रिज्या बताई जाएगी, क्योंकि दो अणु आपस में सट करके बैठ सकते नहीं है, आपस में अतिव्यापन करेंगे नहीं। अणु नहीं करेंगे बेटा, परमाणु करते हैं अतिव्यापन। तो जब परमाणु अतिव्यापन करेगा तब अणु बनेगा, दो अणु के मध्य अतिव्यापन नहीं हो सकता। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां पर सहसंयोजक त्रिज्या आ रही है वो तो 0.99 एंगस्ट्रॉम है और वॉन्डरवॉल त्रिज्या जो है वो क्या है? 1.80 एंगस्ट्रॉम है। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि वॉन्डरवॉल त्रिज्या जो है वो लगभग दुगनी आ रही है किसकी? सहसंयोजक त्रिज्या की। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा बेटा कि त्रिज्या को हम किस प्रकार बता सकते हैं। अब हम इसके अंदर और आगे बातें देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर आयनिक रेडियस के बारे में, आयनिक त्रिज्या के बारे में। तो एक एक करके बात करते हैं बेटा आयनिक त्रिज्या के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं आयनिक त्रिज्या में, आयनिक रेडियस में धनायनिक त्रिज्या, जिसको कि हम कैटायनिक रेडियस बोलते हैं, कि किसी धनायन के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं उसकी त्रिज्या के बारे में। तो धनायनिक त्रिज्या हमेशा परमाणुविक त्रिज्या से कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है? धनायनिक त्रिज्या जो होती है वो हमेशा परमाणुविक त्रिज्या से कम होती है, ऐसा क्यों होता है? इसको आप कॉमन सेंस से समझे बेटा कि धनायन का मतलब क्या होता है कि किसी स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आ जाना। जब कभी कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने का मतलब क्या है कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या या तो वो बढ़ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए। तो जब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, और जब नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगा तो नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो जब उसको वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा तो आकार को क्या करेगा बेटा? छोटा करने की कोशिश करेगा। इसलिए यहां पर यह बात कही गई है कि धनायनिक त्रिज्या हमेशा परमाणुविक त्रिज्या से कम होती है। परमाणुविक त्रिज्या से धनायनिक त्रिज्या क्या होगी? हमेशा कम मानी जाएगी। अब यहां पर यह बात बोल सकते हैं हम कि त्रिज्या जो होगा बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Z इफेक्टिव के, क्योंकि यदि Z इफेक्टिव बढ़ता है तो इसका मतलब आकर्षण बढ़ेगा, और यदि आकर्षण बढ़ता है तो त्रिज्या का मान घटेगा। आकर्षण बढ़ेगा, त्रिज्या का मान घटेगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? धनात्मक आवेश के। तो जैसे ऐसे हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है अर्थात यहां पर Z इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव का मान बढ़ता है अर्थात यहां पर रेडियस का मान घटेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखते हैं इसका एग्जांपल्स। आयरन, आयरन +2, आयरन +3, Fe, Fe+2, Fe+3। तो आप देख सकते हैं बेटा ये सब क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं कि Fe का एक धनायन बना Fe+2, एक और धनायन बना Fe+3। तो इनमें क्या है? तो लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, Z इफेक्टिव का मान बढ़ा अर्थात त्रिज्या रेडियस का मान घटेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा लेड +2, लेड +4, Pb+2, Pb+4। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, Z इफेक्टिव का मान बढ़ा, त्रिज्या का मान क्या होगा? घटेगा। अगला एग्जांपल देखा बेटा हमने मैंगनीज, मैंगनीज +2, मैंगनीज +3, मैंगनीज +4, मैंगनीज +5, मैंगनीज +6 और मैंगनीज +7। इसके अंदर लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, त्रिज्या का मान क्या होगा? घटेगा। इस प्रकार से हम धनायनिक त्रिज्या के बारे में एक बात बोल सकते हैं कि धनायन पर अगर जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आकर्षण बढ़ने की वजह से त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम ऋणायनिक त्रिज्या, एनायनिक रेडियस। अब एनायन के बारे में बात करें, ऋणायन के बारे में बात करें तो वहां पर क्या बोल सकते हैं हम? ऋणायनिक त्रिज्या हमेशा अपने परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको कैसे समझे बेटा हम? ऋणायन का मानने का मतलब क्या होगा कि यदि कोई परमाणु नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लेगा, चार्ज ले लेगा अपने ऊपर, तो वो ऋणायन का निर्माण कर लेगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि सिग्मा का मान बढ़ जाएगा। तो अतः जो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो परमाणु है, जो उसका नाभिक है, उसका जो आकर्षण है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो जाएगा, और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होने की वजह से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी, और नाभिक से दूरी बढ़ने की वजह से ही उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। इसलिए यहां पर यह बात कही गई है कि ऋणायनिक त्रिज्या हमेशा अपने परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है। तो जैसे जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव के मान में कमी आएगी, Z इफेक्टिव के मान में कमी आएगी अर्थात आकर्षण में कमी आएगी,
तो दूरी का मान बढ़ेगा, अर्थात रेडियस का मान बढ़ेगा। इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं बेटा कि परमाणुविक त्रिज्या जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ऋणात्मक आवेश के। ऋणात्मक आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ऋणात्मक आवेश का मान बढ़ेगा अर्थात परमाणुविक त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जैसे n माइनस n-2 n-3। अब आप देख सकते हैं बेटा कि ये सब क्या है हमारे पास में, ये सब हमारे पास में ऋणायन है। लगातार नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा अर्थात जेड इफेक्टिव का मान घटेगा तो त्रिज्या का मान बढ़ेगा। तो त्रिज्या लगातार बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार दर्शा दी गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, Cl और Cl माइनस में, Cl माइनस अगेन बड़ा हो जाएगा क्योंकि Cl माइनस क्या है, ऋणायन है, वो अपने परमाणु से बड़ा होगा। F और F माइनस में F माइनस बड़ा, O माइनस और O-2 के अंदर O माइनस सबसे बड़ा, उससे छोटा O माइनस और सबसे छोटा कौन आ जाएगा बेटा, O हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर बात बोली जा सकती है कि सबसे दो तत्वों के बीच में, यदि कोई एक तत्व के विभिन्न आयन के बीच में बात करें, इस प्रकार से यहां पर यह बात बोली जा सकती है कि जब एक ही तत्व के विभिन्न आयनों के बारे में बात करें तो धनायन का आकार परमाणु से छोटा होगा जबकि ऋणायन का आकार परमाणु से बड़ा होगा। तो यदि हम यहां पर त्रिज्या के बारे में कमेंट करें, रेडियस के बारे में अगर हम कमेंट करते हैं तो यहां पर यह बात बोल सकते हैं कि जो धनायन होगा, धनायन की जो त्रिज्या है वो छोटी होगी किससे, परमाणु से, और परमाणु की त्रिज्या छोटी होगी किससे बेटा, ऋणायन से। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा, इस ऑर्डर को आप देख करके चलें कि किसी भी तत्व के लिए बात बोली जा सकती है। किसी भी तत्व के लिए धनायन जो होगा उसका आकार उसके परमाणु से छोटा होगा, परमाणु का आकार उसके ऋणायन से छोटा होगा। इस प्रकार से दोनों बातों को हम जोड़ करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों स्पीशीज का आकार। अब सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में हम किस प्रकार से आकार के बारे में बताएंगे, इसको देखते हैं। पहली बात तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, जिसको कि हम ऑलरेडी पहले देख करके आ चुके हैं। वैसे वे प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन नाभिकीय आवेश भिन्न होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी बनाती है। जानते हैं हम बेटा कि जिन पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां, सम इलेक्ट्रॉनिक संततियां, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, हमारे पास आया बेटा K+, कैल्शियम +2, S-2 और Cl-। अब यदि हम इसके अंदर Z का मान देखें, Z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, कैल्शियम का 20, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। परंतु यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, पोटेशियम के अंदर 1 प्लस चार्ज जाएगा तो 18, कैल्शियम में 2 प्लस चार्ज जाएगा तो यहां पर भी 18, S-2 में 18, Cl- में 18। इसका मतलब ये सभी प्रजातियां वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, समान है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर समान आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां बोल सकते हैं। अब यदि हम यहां पर आकार का क्रम देखें तो S-2, Cl- K+ और कैल्शियम +2 में कुछ इस प्रकार से आकार आ रहा है। ये आकार का यहां क्रम किस प्रकार आया देखें बेटा। हमने एक बात देखा था कि Z इफेक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, नेगेटिव चार्ज के। और हमने ये बात भी थोड़ी देर पहले देखी है कि Z इफेक्टिव जो होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब कभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के हिसाब से बात करेंगे तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा परंतु रेडियस उतना ही कम होगा। सिमिलरली जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका Z इफेक्टिव उतना ही कम होगा परंतु रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। तो यही बात हम यहां पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जब हम इस पॉइंट को यहां पर अप्लाई करके देखें तो देखें बेटा आप इसके अंदर S-2, Cl- K+ और कैल्शियम +2, इन सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या भले ही समान है परंतु सब पर आवेश की संख्या समान नहीं है। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज का मान सबसे अधिक होगा उसका ही रेडियस का मान सबसे अधिक होगा और जिसका पॉजिटिव का मान सबसे अधिक होगा उसका रेडियस का मान सबसे कम होगा। इसलिए आप देख सकते हैं यहां पर कि सबसे अधिक नेगेटिव चार्ज सल्फर पे है तो सल्फर -2 सबसे बड़ा, उससे छोटा Cl-, उससे छोटा K+ और कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसकी त्रिज्या सबसे कम है। तो सबसे छोटा कौन मिल गया बेटा हमें, कैल्शियम +2। और एग्जांपल देख सकते हैं बेटा N-3, O-2, F-, Na+, Mg+2, Al+3। इन सभी प्रजातियों में यदि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनेंगे तो सबके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आएगी बेटा, 10 आएगी। इसका मतलब सभी के सभी सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति हैं तो फिर से वही बात अप्लाई कर सकते हैं कि जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका रेडियस उतना ही ज्यादा होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका रेडियस उतना ही कम होगा। तो इनमें आप देख सकते हैं बेटा सबसे अधिक नेगेटिव चार्ज मिलेगा आपको N-3 पे, उससे कम O-2,
उससे कम F माइनस, उससे छोटा Na प्लस, उससे छोटा Mg+2, और सिंस एल्यूमिनियम के ऊपर सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम+3 आयन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 10 इलेक्ट्रॉन वाले के बारे में भी बता दिया। तो बेटा हमने यहां पर देखा कि यदि हमारे पास में सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति हो तो हम किस प्रकार से त्रिज्या के बारे में बता सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में आपके सामने सवाल इस प्रकार से आ जाए कि आपके सामने आयन दिए तो हैं, परंतु आयन में से कुछ आयन 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, कुछ आयन 10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, कुछ आयन 18 इलेक्ट्रॉन वाले हैं। तो जब हमारे पास में अलग अलग आयन आ जाएंगे तो अभी हमने क्या देखा बेटा कि 18 वालों को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, 10 वालों को कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलरली आप 18 के बाद 36, 54 किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। परंतु यदि आपसे बात पूछी जाए कि 18 इलेक्ट्रॉन वालों में और 10 इलेक्ट्रॉन वालों में कौन बड़ा होगा, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, एक सामान्य नियम, जनरल रूल का इस्तेमाल करेंगे। त्रिज्या का सामान्य क्रम क्या बोलता है बेटा कि 2 इलेक्ट्रॉन वालों से 10 इलेक्ट्रॉन वाले बड़े होंगे, 10 से 18 वाले बड़े होंगे, 18 से 36 वाले बड़े होंगे, 36 से 54, 54 से 86 और 86 से 118 वाले बड़े होंगे। और इसके पीछे रीजन क्या है, आप बहुत कॉमन सेंस से समझ सकते हैं बेटा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कोष की संख्या भी बढ़ रही है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, प्रथम कोष, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, द्वितीय कोष, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, तृतीय कोष तक आप पहुंच गए। तो जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, अर्थात त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। तो कॉमन सेंस के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि 2 इलेक्ट्रॉन वालों से बड़ा होगा 10 वाला, 10 से बड़ा 18, 18 से 36, 36 से 54, 54 से 86 और 86 से 118 इलेक्ट्रॉन वाला प्रजाति बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार जब अभी सवाल में हमको अलग अलग प्रजातियां दी होंगी तो हम इसके आधार पर इसकी तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा, समस्थानिकों की त्रिज्या समान होती है। अब समस्थानिक क्या होते हैं बेटा, तो समस्थानिक के बारे में आप जानते हैं क्या प्रजाति होती है। समस्थानिक ऐसी प्रजातियां जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न होता है। तो परमाणु क्रमांक समान है अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों के बराबर है तो ये बात हम समझ सकते हैं कि वहां पर त्रिज्या का मान भी बराबर होना चाहिए, अर्थात समस्थानिकों की त्रिज्या समान होती है। जैसे कि बेटा हम बात करें क्लोरीन 1737 माइनस क्लोरीन 1735 माइनस, तो चूंकि दोनों के दोनों समस्थानिक हैं अर्थात दोनों की त्रिज्या क्या होगी बेटा, समान होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सा क्रम आयनिक त्रिज्या का सही घटता हुआ क्रम है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले आप देखिए बेटा इसके अंदर आपको कुछ स्पीशीज दी हुई है, जैसे कि आपको एक दिया हुआ है बेटा यहाँ पर सेलेनाइड Se-2 आयन, ये दिया हुआ है। एक बेटा आपको दिया हुआ है I- आयन, एक दिया हुआ है हमको Br- ब्रोमाइड आयन, एक दिया हुआ है हमको O-2 ऑक्साइड आयन, एक दिया हुआ है हमें F- आयन। तो पहला काम तो ये हमारा होगा कि हम सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या गिने। अब सेलेनियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 34, तो 34 में आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 36। तो Se-2 में 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 53, 53 में एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो कितने हो गए बेटा 54, इसमें 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 35, 35 में आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 36, तो यहां पर भी 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 8, 8 में आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो बचे यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 9 में आपने एक जोड़ा तो बना कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां पर यह बात बोल सकते हैं कि जो 10 इलेक्ट्रॉन वाले प्रजाति होंगी ये सभी छोटी होंगी किससे, 36 वालों से, 36 वालों से छोटी होंगी बेटा ये, और 36 वाली छोटी होंगी किससे, 54 वाले से। मतलब यहां पर यह बात कही जा सकती है कि 54 वाला जो स्पीशी होगा वो सबसे बड़ा होगा, ये वाला स्पीशी सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा होगा कौन, 54 इलेक्ट्रॉन वाला। उससे छोटे होंगे 36 वाले और उससे छोटे होंगे कौन, 10 वाले। तो पहले हम इन दोनों 10 वाले के बारे में बात करते हैं। अब आप देखिए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर बराबर है O-2 F- में, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रेडियस का मान ज्यादा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज O-2 में अधिक है। तो यदि हम यहां पर रेडियस की तुलना करें तो O-2 का आकार बड़ा होगा बेटा किससे, F- से। ये हमने यहां पर देख लिया। अब 54 वाला तो एक ही है, 36 वाले बचे। 36 के अंदर हम देखते हैं बेटा रेडियस हमसे पूछ रहा है किसका, एक तो Se-2 का और एक Br- का। यहां पर भी आप देख सकते हैं बेटा सिंस दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो जिसका नेगेटिव ज्यादा रेडियस का मान भी ज्यादा, तो यहां पर हमने देखा Se-2 बड़ा हो गया। अब हम ये बात बोल सकते हैं कि O-2 F- वाले 10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं तो ये दोनों छोटे होंगे 36 वालों से। तो हमारे पास में रेडियस का क्रम क्या आ गया बेटा कि सबसे बड़ा होगा 54 वाला आयोडीन I- वाला सबसे बड़ा, उससे छोटे 36 वाले Se-2 और Br-,
उससे छोटा कौन बेटा O-2 और सबसे छोटा कौन बेटा F-। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये क्रम क्या होगा, तो घटता हुआ सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले I- से, फिर SE-2, फिर Br-, O-2 और F-। तो बेटा हमारे पास में ऑप्शन कौन सा आ गया, हमारे पास में I-, SE-2, Br-, O-2, F-। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, फोर्थ ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे सामने जब तत्व दिए होंगे या आयन दिए होंगे तो विभिन्न आयनों के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन की गणना करके आसानी से बता सकते हैं कि उसमें त्रिज्या का क्रम क्या होगा। अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन आया अपने पास में K प्लस आर्गन कैल्शियम +2 एवं S-2 में है। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है हमसे सवाल कि इसके अंदर क्या है, तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं परमाणविक आयतन। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लेते हैं बेटा। हमको यहां पर दिया हुआ है बेटा K+, एक दिया हुआ है आर्गन, एक दिया हुआ है हमको कैल्शियम +2, एक दिया हुआ है हमको S-2। इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनते हैं बेटा, तो कैल्शियम प्लस के अंदर 18, आर्गन के अंदर 18, कैल्शियम +2 के अंदर 18, S-2 के अंदर 18, K+ में 18, आर्गन में 18, कैल्शियम +2 में 18, S-2 में 18। अर्थात ये सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं। परंतु सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां होने के बावजूद क्या इनकी त्रिज्या बराबर होगी, तो जी नहीं, इनकी त्रिज्या बराबर नहीं होगी। तो क्या इनके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जी हां समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परंतु क्या आयतन इनका बराबर होगा, तो जी नहीं, इनका आयतन बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये होगा कुछ इस प्रकार से 4/3 πr³ के हिसाब से। यदि हम इसको एक स्फीयर मान करके चले तो जिसका रेडियस का मान अधिक होगा उसका आयतन का मान अधिक होगा, जिसका रेडियस का मान कम होगा उसका आयतन का मान कम होगा। क्योंकि इन सभी प्रजातियों के अंदर रेडियस का मान अलग अलग होगा तो सभी का आयतन भी अलग अलग होगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकता है। अगली पॉइंट, असमान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकिन समान आईपी। सवाल यहीं पर गलत हो गया, असमान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होगा नहीं, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बराबर होगा, समान होगा। थर्ड पॉइंट, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकिन भिन्न परमाणविक आयतन। अब ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा है बेटा कि सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समान होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, और परमाणु का आयतन अलग अलग होगा क्योंकि सबका रेडियस का मान अलग अलग है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर जाना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर जाना चाहिए। अगला सवाल देखें बेटा, आयनिक त्रिज्या का सही क्रम होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आयनिक त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा। तो त्रिज्या का सही क्रम देखते हैं हम एक एक करके ऑप्शन में। Fe+2 Fe+3 ये सब क्या है बेटा, ये सब है एक ही तत्व के विभिन्न आयन। लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो Z इफेक्टिव का मान बढ़ता है परंतु रेडियस का मान घटता है। इसका मतलब पहले वाले में रेडियस का मान तो घटना चाहिए था, तो पहला वाला तो गलत हो गया। सेकंड वाले को चेक करते बेटा, तो सेकंड वाला हमारे सामने दिया हुआ है बेटा यहां पर P-3 S-2 और Cl-। चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की गणना करके देखते हैं। P-3 में बेटा यहां पर जाएंगे 18, S-2 में 18, Cl- में 18। तो जिन प्रजातियों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ जाती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। ये सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति हो गई। और सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति में जिसका नेगेटिव ज्यादा, Z इफेक्टिव कम, रेडियस का मान ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा रेडियस का मान ज्यादा। तो यहां पर रेडियस का मान क्या आना चाहिए, रेडियस का मान आना चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो ये एकदम सही दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन हो सकता है। चलिए बाकी भी चेक करके देखते हैं। Na+, Mg+2 K+। अब यदि हम यहां पर देखें बेटा Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। Mg+2 में यदि हम गिने यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और K+ में गिने तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बता सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, सबसे बड़ा पोटेशियम प्लस होना चाहिए, पर यहां सबसे छोटा बता रखा है तो ये भी आंसर हमारा हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए बेटा O-2 F- और Br-। अब O-2 F- के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनी। O-2 में 10, F- में 10, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। परंतु बड़ा कौन होगा जिस पर नेगेटिव अधिक होगा, O-2 बड़ा। यहां पर ऑर्डर उल्टा दिया हुआ है तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन आया बेटा हमारे पास में, यदि K+ तथा F- की आयनिक त्रिज्या लगभग समान है। इसने क्या बोला कि यदि हम रेडियस की बात करें K+ की और F- की, तो ये दोनों क्या है बेटा, बराबर बता दी गई है, ठीक है। तब K तथा F की परमाणु त्रिज्या क्रमशः होगी। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। इस प्रकार के सवाल में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहां पर हमें डेटा दिया हुआ है
और अभी तक हमने कहीं पर भी डेटा की बात करी नहीं। तो जब भी कभी आपके सामने इस प्रकार के सवाल आएंगे, आप एक बात दिमाग में हमेशा बिठा करके रखें कि डेटा की कैलकुलेशन आपसे बहुत ही कम करवाई जाएगी। अधिकतर सवाल जो होते हैं हमारे पास में, वो सोचने समझने की तार्किक बुद्धि के ऊपर सवाल सॉल्व होते हैं। मतलब हमें यहां पर कंपेयर करके चलना है, तुलनात्मक रूप से हमें आंसर बताना है, कोई सॉल्व नहीं करना है, तुलनात्मक रूप से हमें आंसर बताना है। जैसे कि इसने बोला कि k प्लस और f माइनस की त्रिज्या समान है, तो ठीक है, हमने समान बता दिया। इसने मान दे रखा है 1.34, तो हमने मान भी मान लिया, 1.34 एंगस्ट्रॉम इसने बोल दिया, ठीक। अब ये बोल रहा है हमसे कि k तथा f की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, तो हम चलिए कंपेयर करके देखते हैं। अब यदि बेटा हम यहां पर बात करें कि f माइनस में और f में और k प्लस में और k में, तो आप खुद सोच करके बताएं कि कौन बड़ा है। तो हमने क्या सीखा था बेटा कि किसी भी तत्व के जो परमाणु त्रिज्या होती है वो उसके ऋणायन से छोटी होती। तो यदि हम ऋणायन की बात करें तो f माइनस ऋणायन है, तो इसका आकार तो बड़ा होगा। सिमिलरली हमने ये बात सीखा था कि k प्लस और k की यदि बात करें तो इसमें एक धनायन है और धनायन की त्रिज्या परमाणु से हमेशा छोटी होती। इसका मतलब यहां पर k का मान बड़ा हो जाएगा। तो यदि हम इन दोनों पॉइंट को यहां पर रखें, तो इस पॉइंट को उठा करके यहां रखें, तो बेटा पॉइंट क्या बन जाएगा, देखना आप यहां से। हम ऐसा लिख रहे हैं यहां k प्लस के पहले हमने k लिख दिया, तो हम यहां लिख रहे हैं k ग्रेटर देन k प्लस इक्वल टू f माइनस, इक्वल टू f माइनस। ये वाला पॉइंट हमने एज इट इज यहां से पिक कर लिया, k प्लस इक्वल टू f माइनस, और f माइनस का आकार बड़ा है किससे, f से। तो हमारे पास में त्रिज्या का जो क्रम आना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से क्रम आना चाहिए। अब हमें ये बात दिया हुआ है कि k प्लस और f माइनस का मान कितना है बेटा, 1.34 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, अर्थात k का मान तो इससे बड़ा होना चाहिए और f का मान इससे छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें देखें, तो क्रमशः बोल रहा है, तो दोनों को देखते हैं। पहले k को देखना है, तो k का मान 1.34 से बड़ा, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड वाला भी हमारा आंसर हो नहीं सकता। थर्ड वाले में देखें बेटा 1.96 और 0.72, तो क्या ये आंसर हो सकता है, तो हाँ ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ये हमने क्या माना बेटा, यहां पर इसने k को मान रखा है, इसने यहां पर इसको f को मान रखा है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि f का मान f माइनस से छोटा, तो ये वाला आंसर हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन आंसर हो नहीं पाएगा, क्योंकि भले ही ये k के मान को सेटिस्फाई कर रहा है, परंतु ये बोलना चाह रहा है कि f और f माइनस का त्रिज्या बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर जाना चाहिए। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर कारक के बारे में कि परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम किसी आवर्त में कि किसी आवर्त में किस प्रकार से देखा जाएगा। तो यदि हम किसी आवर्त की बात करें तो परमाणु त्रिज्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा जेड इफेक्टिव के। मतलब जब भी कभी हम किसी आवर्त की बात करेंगे तो आवर्त के अंदर जो हमें देखना है वो है देखना क्या, जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव के बेस पर हम बात करें तो हम ये बात अभी थोड़ी देर पहले देख करके आ चुके हैं कि यदि जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ने का मतलब ये हो गया कि जो आकर्षण है उसका मान भी बढ़ेगा, और यदि आकर्षण का मान बढ़ेगा तो जो दूरी है वो घटेगी, जो रेडियस है उसका मान घटेगा। इसलिए यहां पर यह बात बोली गई है कि जो परमाणु त्रिज्या है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, हमारे पास में तत्व आए बेटा द्वितीय आवर्त के, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हमें बात जानते हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर लगातार जेड इफेक्टिव के मान में बढ़ोतरी होती है, और चूंकि जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ने की वजह से लगातार रेडियस के मान में कमी आएगी। तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ रहा है और इसलिए रेडियस का मान लगातार घट रहा है। इसलिए हमने यहां पर कुछ इस प्रकार से घटता हुआ चिन्ह बताया है। तो किसी भी आवर्त की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी आवर्त में हम क्या देखेंगे बेटा, जेड इफेक्टिव को देखेंगे। लगातार जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस यानी कि त्रिज्या का मान घटेगा। अब पहले बात करी बेटा हमने आवर्त की, अब हम बात करते हैं किसी वर्ग में। किसी वर्ग में किस प्रकार से देखा जाएगा, तो किसी वर्ग की यदि हम बात करें तो वर्ग के अंदर हम क्या देखते हैं बेटा, तो किसी भी वर्ग के अंदर हम देखेंगे उसकी कोश संख्या। क्या देखेंगे बेटा, उसकी कोश संख्या देखेंगे। कोश संख्या को हम स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते चले आ रहे हैं। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, उसका मुख्य क्वांटम संख्या, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, जो उसकी आवर्त संख्या है, वो उससे बताया जाएगा। अब यहां पर त्रिज्या किस प्रकार से प्रभावित होती है इसको देखते हैं। तो किसी भी वर्ग के अंदर परमाणु त्रिज्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है कोशों की संख्या के। जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी।
अभी कैसे होता है तो उसको आप बहुत ही कॉमन सेंस समझ सकते हैं बेटा, कि हमारे पास में मान लीजिए कि प्रथम कोश इतना है, तो प्रथम कोश से तो द्वितीय कोश बड़ा ही होगा, द्वितीय कोश की त्रिज्या बड़ी ही होगी, द्वितीय कोश से तीसरा बड़ा होगा, तीसरे से चौथा बड़ा होगा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि लगातार कोश की संख्या बढ़ने पर ऑटोमेटिकली रेडियस का मान भी बढ़ेगा। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, इसको हम अप्लाई कहां करेंगे, किसी वर्ग में, किसी ग्रुप में हम अप्लाई करेंगे। तो किसी भी वर्ग की यदि बात करी जाए तो परमाणु त्रिज्या समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कोश की संख्या के। लगातार कोश की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें वर्ग संख्या 1 में, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, लगातार त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम आवेशित प्रजातियों के लिए। अब आवेशित प्रजाति का मतलब क्या हो गया, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब हम आयनों के बारे में बात करें तो आयनों के बारे में हम आयनिक त्रिज्या में तो देख करके आ चुके हैं, और हम क्या डिस्कस करते हैं इसको देखते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे एक ही तत्व के विभिन्न आयनों के लिए या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए, एक ही तत्व के विभिन्न आयनों के लिए हो या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए हो, तो इसके केस में हम क्या बताएंगे कि आयनिक त्रिज्या जो है वो Z इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव के। तो जो बातें हम आयनिक त्रिज्या में देख करके आ रहे थे उन्हीं बातों को वापस से यहां दोहराया जा रहा है कि जब कभी हमारे पास में या तो एक ही तत्व के विभिन्न आयन हो या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हो, तो इन दोनों ही केस के अंदर हम ये बात बोल सकते हैं कि जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका Z इफेक्टिव का मान कम होगा, उसका रेडियस का मान ज्यादा होगा, और जिसका पॉजिटिव का मान अधिक होगा उसका Z इफेक्टिव का मान भी अधिक होगा, तो उसका रेडियस का मान कम हो जाएगा। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हम यहां पर देखें, हमारे पास में दिया गया बेटा n+n और n-। अब ये सब क्या है, ये है एक ही तत्व के विभिन्न आयन। तो आप देख सकते हैं लगातार नेगेटिव बढ़ा, त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। और एग्जांपल देखिए बेटा H- लिथियम प्लस बेरिलियम +2 बोरोन +3, बेरिलियम +2 और बोरोन +3, ये बोरोन +3। तो इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, Z इफेक्टिव बढ़ा, रेडियस का मान क्या होगा, घटेगा। तो लगातार त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अगला एग्जांपल n-3 O-2 F-Na+Mg+2, यहां पर भी आप देख सकते हैं बेटा सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, ये सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। लगातार पॉजिटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव घट रहा है, त्रिज्या का मान भी लगातार घटेगा। तो इस प्रकार से हम यहां पर देख सकते हैं कि किससे हम बता सकते हैं क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसे कारण हैं जो कि परमाणु त्रिज्या को अफेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से आवर्तीय विचलन होगा, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की हम बात करें तो किस प्रकार से वेरिएशन होगा, विचलन किस प्रकार से होगा किसी आवर्त में और किसी वर्ग में। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, और पहले हम बात करते हैं किसी आवर्त में। किसी आवर्त में किस प्रकार से विचलन होगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है परमाणु त्रिज्या घटती है। ये बात हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले बेटा अभी, कि लगातार Z इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से किसी भी आवर्त में त्रिज्या का मान घटता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल आया बेटा सेकंड आवर्त का। सेकंड आवर्त में देखा हमने तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो आप एक बात देख सकते हैं कि लगातार Z इफेक्टिव बढ़ेगा। हमने यहां बोला कि यहां लगातार Z इफेक्टिव बढ़ा और Z इफेक्टिव बढ़ा, इसका मतलब रेडियस का मान घटेगा। तो आप देख सकते हैं लगातार रेडियस का मान घट रहा है। परंतु यदि आप नोटिस करें तो एंड में आपको एक बहुत ही अलग सा चिन्ह दिखाई देगा। नियोन के अंदर एकदम से त्रिज्या बढ़ गई, और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा होने के पीछे कारण क्या है, तो कारण इसका ये है जो हमने त्रिज्या के अंदर शुरुआत में पढ़ा था। आपको ये बात ध्यान होगी बेटा, हमने पढ़ा था कि जो अक्रिय गैसें होती हैं उसके अंदर हम कौन सी त्रिज्या बताते हैं, उसके अंदर हम वंडरवॉल त्रिज्या बताते हैं, उसके अंदर हम वंडरवॉल त्रिज्या बताते हैं। तो नियोन की यदि बात करी जाए तो यहां पर कौन सा रेडियस है, यहां पर वॉन्डरवॉल रेडियस है। और वॉन्डरवॉल रेडियस होने की वजह से इसके बारे में यह बात कही जा सकती है कि इसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यह बात हम सीख करके आ चुके हैं कि वॉन्डरवॉल त्रिज्या काफी बड़ी होती है, इनफैक्ट सबसे बड़ी होती है तीनों ही त्रिज्याओं के अंदर। इसका मतलब नियोन का आकार बड़ा होने का रीजन क्या है, नियोन की त्रिज्या इतनी अधिक होने का कारण क्या है कि उसके अंदर हम वॉन्डरवॉल त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी सभी तत्वों के अंदर हम सामान्य त्रिज्या ज्ञात करेंगे, जबकि नियोन के अंदर वॉन्डरवॉल त्रिज्या ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से नियोन का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट इस आवर्त के अंदर सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा हम तृतीय आवर्त के अंदर, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहां तक फिर से वही क्रम चलेगा। लगातार आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं,
जेड इफेक्टिव के मान में बढ़ोतरी हो रही है, रेडियस का मान घटेगा, पर फिर से वही आप देख सकते हैं बेटा कि आर्गन का मान एकदम से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन लग गया इसके चिन्ह के आगे। और उसका रीजन भी क्या है कि इसके अंदर भी वॉन डेर वाल त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यदि आपसे कोई बात पूछी जाए तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर लगातार आकार बढ़ता है, लगातार आकार घटता है, तो उसके हिसाब से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा एंड वाला तत्व नोबल गैस, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? इसके जस्ट पहले वाला तत्व। तो हम यहां पर यह बात बोल सकते हैं कि अक्रिय गैस की परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती है। अब आपसे कारण पूछा जाए, कारण क्या है बेटा इसका, तो बता सकते हैं क्योंकि अक्रिय गैस के अंदर वॉन डेर वाल त्रिज्या ज्ञात करनी होती है, वॉन डेर वाल त्रिज्या ही होती है जिसका मान सबसे बड़ा होता है। इसी वजह से किसी भी आवर्त के अंदर अक्रिय गैस की त्रिज्या का मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट बात देखें बेटा, आवर्त में सबसे बड़ी त्रिज्या, अभी जस्ट देखा हमने अक्रिय गैस है। आवर्त में सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी? तो सबसे छोटी त्रिज्या आप देख सकते हैं बेटा, त्रिज्या घट रही, यहां पर तक घटी, इसके बाद फिर बढ़ गई। तो सबसे छोटी त्रिज्या में किसकी मिली? फ्लोरीन की। यहां किसकी मिली? क्लोरीन की। सिमिलरली आप कॉमन सेंस से देख सकते हैं, आगे ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। इसका मतलब किसी भी आवर्त में सबसे छोटी त्रिज्या का तत्व कौन होगा? हेलोजन होगा। सबसे अधिक त्रिज्या का तत्व कौन होगा? नोबल गैस होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम किसी वर्ग में। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ती है, परमाणु आकार बढ़ता है। इसको भी थोड़ी देर पहले हम देख करके आ चुके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करें, ग्रुप नंबर 1 लगातार रेडियस बढ़ रहा है, ग्रुप नंबर 2 में बढ़ेगा बेटा। सिमिलरली पी ब्लॉक के अंदर हमने देखा ग्रुप नंबर 16, 17, 18, वर्ग संख्या 16, 17, 18, लगातार किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोश की संख्या में वृद्धि हो रही है, अर्थात उसका त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा।